हरियाणा के झज्जर में अमोनिया गैस के रिसाव से पूरे इलाके में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। हरियाणा के झज्जर में कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप, फैक्ट्री स्टाफ और आसपास के इलाकों के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। गैस रिसाव को खत्म करके दमकल की गाड़ियों से कराया गया छिड़काव। उत्तरकाशी के जंगलों में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। डूंडा रेंज के जंगलों में आग ने विकराल रूप लिया। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। वन विभाग की टीम के साथ दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। 4 धाम यात्रा की तैयारियों के बीच सड़क कटिंग के दौरान पहाड़ टूटा। 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। डोनेट्स्क इलाके में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर खलबली मचा दी। रूस ने दावा किया कि उसने 1 दिन पहले यूक्रेन के हवाई हमले का बदला चुका लिया और यूक्रेन के सीने पर एक साथ कई जख्म दिए। सामने आई वीडियो में रूसी एयरक्राफ्ट यूक्रेन की जंगी गाड़ियों के ऊपर मंडराते दिखे। मौका मिलते ही उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके निशाने पर थी यूक्रेन की फौज। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। बदले की आग में झुलसता रूस यही नहीं रुका, उसने हवा से खौफ बरसाने की इस कार्रवाई को एक कदम और बढ़ाते हुए यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाने पर ले लिया, जिसके बाद गोलियों के साथ ही मिसाइलों की बारिश भी शुरू कर दी गई। रूस के इस हमले से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान होने का दावा किया गया। बताया गया कि यूक्रेन की होवित्जर के साथ ही कई तोपें और भारी मात्रा में गोला बारूद रूस ने बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। आरजेडी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पटना में आयोजित जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले नीतीश कुमार भी राबड़ी देवी के घर पर हुई इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। एनसीबी की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में छापेमारी की। इस दौरान एक मकान से 50 किलो हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। इसके अलावा 47 किलो दूसरे संदिग्ध नशीले पदार्थ भी मिले। जब्त की गई ड्रग्स की खेप और नशीले पदार्थ की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए आंकी गई। इसके अलावा एनसीबी को वहां से 30 लाख कैश और नोट गिनने वाली मशीन भी मिली। अभी एक गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसकी वजह से वहां रास्ता बंद हो गया और कई गाड़ियां फंस गई। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोप विवाद में घिरी अपनी खिलाड़ी का सम्मान किया। उन्होंने 16 साल की इस रूसी खिलाड़ी पर ड्रग्स लेने के आरोप पर सवाल उठाए, जो डोप विवाद की वजह से बीजिंग में इसी साल फरवरी में हुए विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई थी। पुतिन ने साफ किया कि फिगर स्केटिंग में कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स की मदद से अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकता। Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь. असल में विंटर ओलंपिक्स में कमिवो वालीइवा टीम इवेंट में गोल्ड जीत चुकी थी, लेकिन इस जीत के अगले ही दिन पिछले साल दिसंबर में हुए उनके डोप टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, जिसमें उनके पॉजिटिव मिलने का दावा किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल सेरेमनी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। और पटना में एक शख्स ने पत्नी और बेटी की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली। बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स ने बीच सड़क पर पत्नी और बेटी की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के सहरसा में शादी समारोह के दौरान हाथ में तमंचा लेकर डीजे पर डांस करने वाले युवक का वीडियो सामने आया। झारखंड के धनबाद में ऑटो के किराए को लेकर भिड़े ड्राइवर और यात्री, बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कराया। नए गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए रूस ने खास तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने अब अपने लोगों के लिए राजनयिक पासपोर्ट बनवाने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पासपोर्ट जिसका इस्तेमाल करने में कई देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और खबर है कि रूस का विदेश मंत्रालय इस तरह के करीब 2.25 लाख पासपोर्ट छपवाने का आदेश जारी कर चुका है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी विदेश मंत्रालय में करीब 15,000 कर्मचारी हैं और उनमें भी सिर्फ 3 में 1 कर्मचारी को ही राजनयिक पासपोर्ट जारी हो सकता है। ऐसे में पश्चिमी मीडिया ने आशंका जताई है कि बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे इन पासपोर्ट के जरिए पुतिन अपने जासूसों को खास मिशन पर अलग-अलग देशों में भेज सकते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई कि पुतिन की अपने लोगों को किन देशों में भेजने की योजना है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कानून के तहत वहां की खुफिया एजेंसी
FSB के कर्मचारियों को राजनयिक पासपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब उन्हें किसी खास मिशन को अंजाम देने के लिए दूसरे देश जाना हो। इसी तरह राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली संस्था FSO यानी कि फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के अधिकारियों को भी राजनयिक पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं। इनके अलावा रूस के सांसद, जज, बड़े अधिकारी और उनकी पत्नियां भी इस पासपोर्ट को बनवा सकती हैं। और यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई में ममता सरकार मदद करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूक्रेन से लौटे छात्रों को मदद देने का ऐलान किया। इसके तहत ममता सरकार बीच में पढ़ाई छोड़कर लौटे 400 से ज्यादा छात्रों को राज्य के कॉलेजों में दाखिला देगी। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के लिए इस साल रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 2 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने जसोला में अवैध कब्जा हटाने वाले अभियान को रोक दिया। बताया गया कि मौके पर पुलिस फोर्स का इंतजाम न होने की वजह से कार्रवाई रोकनी पड़ी। एक दिन पहले दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम ने जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर का दौरा किया था। वहीं एक तरफ ब्रिटेन ने यूक्रेन को काला सागर में रूस की ताकत से सावधान किया, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से खतरनाक डॉल्फिन काला सागर में तैनात किए जाने की खबर है, जिसकी जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से सामने आई। ऐसी तस्वीरों के आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दावा किया है कि काला सागर में अब रूस की फौज की डॉल्फिन तैनात है। काला सागर में क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। क्राइमिया से दक्षिणी यूक्रेन का तट लगता है, जो रणनीतिक तौर पर रूस के लिए बेहद अहम है। काला सागर में ही रूस ने अपने सबसे खतरनाक और सबसे दमदार जंगी जहाज मॉस्कवा को भी तैनात किया था, जो पिछले हफ्ते समुद्र में डूब गया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी एक मिसाइल ने मॉस्कवा को निशाना बनाया, जिसके बाद मॉस्कवा सैकड़ों रूसी नौसैनिकों के साथ समुद्र में डूब गया था। इससे पहले रूस का एक और जहाज सारातोव भी समुद्र में डूब चुका है, लेकिन दावा है कि रूस की ताकत अब भी काला सागर में कम नहीं हुई है। कई जहाज और कुछ सबमरीन भी काला सागर में तैनात है, लेकिन सबसे खतरनाक बताई जा रही है रूस की फौज से ट्रेनिंग ले चुकी डॉल्फिन, जो दिखती तो आम डॉल्फिन जैसी ही है, लेकिन होती बेहद खतरनाक है। दावा यह है कि रूस की सेना के लिए काम करने वाली इन डॉल्फिन का सबसे पहला काम होगा दुश्मन की जासूसी करना। अमेरिका की निजी सैटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरें जारी कर इसका दावा किया है। ये ऐसी डॉल्फिन है जिन पर वहां की फौज ने वाटरप्रूफ कैमरा बांधा हुआ था। ऐसा कैमरा जिसमें समुद्र में होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा ये डॉल्फिन इतनी होशियार होती है कि अपने और दुश्मन के जहाज या सबमरीन को आसानी से पहचान सकती है। मतलब ये कि दुश्मन की हलचल का पता चलने पर छुपना भी इन्हें बखूबी आता है। दावा तो ये है कि ऐसी डॉल्फिन समुद्र में बम लगाने या माइंस लगाने में भी माहिर होती है, यानी जब तक दुश्मन को किसी की मौजूदगी का एहसास भी हो, तब तक ये डॉल्फिन अपना काम करके निकल सकती है। उधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर केवल हथियारों से नहीं बल्कि साइबर हमला भी किया, यानी रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। पहले भी खबर आ चुकी है कि रूस ने यूक्रेन की कुछ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट हैक की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिपोर्ट रिलीज की उसमें भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रूस यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में जनता की सोच बदलने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए फैलाई जाती है अफवाहें या यूं कहे कि फेक न्यूज, जिसका सबसे अहम जरिया होते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया, जो लोगों की सोच को धीरे धीरे बदलते हैं, यानी कि एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जो लोगों की सोच को धीरे धीरे अपना निशाना बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में जंग के बाद यूक्रेन में हुए साइबर अटैक का डेटा दिया और ये बताया कि कैसे यूक्रेन को हाइब्रिड वॉर में झोंक दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, ये दावा भी किया गया है कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र किया गया और बताया यह गया कि कैसे उस दिन एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन का संचार व्यवस्था को चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी थी और आर्मी से इनका सीधा संबंध था।
मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन को मानसिक तौर पर कंगाल करने की थी, जिसके लिए उसके एजेंट कई सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में वो ज्यादा एक्टिव हो गए। यही नहीं, दावा किया गया कि 24 फरवरी के बाद रूस के एजेंट सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने युद्ध शुरू होने के तीसरे हफ्ते में ही उन्होंने न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी डेटा चुरा लिया। हैरानी की बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ साइबर अटैक नाटो देशों पर भी हुए, यानी यूक्रेन ने हाइब्रिड वॉर में नाटो देशों को भी नहीं बख्शा। पंजाब विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच होगी। पंजाब सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के आदेश दे दिए। बताया गया कि पिछले 5 सालों में पंजाब विधानसभा में 154 कर्मचारियों की भर्ती हुई, लेकिन पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इन भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कानून उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में कुछ लोगों पर धार्मिक जगहों के आगे आपत्तिजनक पोस्टर फेंकने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके बाद वहां फंसे 3 छात्रों को तुरंत बाहर निकाला गया। बाद में वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। इस बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा ये किया है कि रूस की मिसाइलों में उनके देश में बनी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किया और ये बताया कि यूक्रेन में रूस जिन क्रूज मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ब्रिटेन में डेवलप की गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन जेड नाम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की क्रूज मिसाइलों में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड लगाए गए हैं, वो ब्रिटेन में बनाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन से जंग में रूस के खिलाफ खड़ा ब्रिटेन अब तक दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन को तबाह कर देने वाली रूसी मिसाइलों को ब्रिटेन से ताकत मिल रही है? रिपोर्ट की माने तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तकनीक को किसी और के जरिए रूस तक पहुंचाया जा रहा है। और इसका शक जताया जा रहा है चीन की कंपनियों पर। वही चीन जो हमेशा रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध में भी चीन ने रूस के हमलों को कभी गलत नहीं ठहराया। तो उसी चीन पर अब ब्रिटेन ये शक जता रहा है कि वहीं से उसकी तकनीक रूस तक पहुंची, क्योंकि चीन की कंपनियों ने ब्रिटेन से वो तकनीक खरीदी थी, लेकिन अब वो रूस तक जा पहुंची। यानी पहले मिसाइल में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप और स्विच बोर्ड ब्रिटेन से खरीदे गए, इसके बाद उन्हें चीन लाया गया और फिर उन्हें रूस पहुंचा दिया गया और रूस अब उसी तकनीक का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी साफ कर दिया कि उनका देश इसे लेकर गंभीर है और वो ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे आगे रूस को उनकी कोई भी तकनीक नहीं मिल पाए। यूपी के नगीना में गिफ्ट देने का एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यूपी के नगीना में एक शख्स ने नवजात भतीजी का अपहरण करके गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया। बिहार की रहने वाली युवती की तलाश जारी, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के देवप्रयाग के एक परिवार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगाई गुहार। दुबई में फंसे यशपाल को वापस लाए। 27 अप्रैल को पकड़नी थी फ्लाइट। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। 3 मई को है शादी। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ा। बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने चालान काटा। हो चुके रूस के टैंकों की गिनती 1000 के करीब पहुंच चुकी है। एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 31 टैंकों को ढेर करने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि रूस के कई टैंकों के पुर्जे तो हमले के बाद उड़ते हुए इमारतों की छतों तक पहुंच गए, जिनकी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ चुकी है। एक घर की 5वीं मंजिल से टैंक के पुर्जे बरामद हुए तो किसी इमारत की दूसरी मंजिल से इसी तरह के पुर्जे मिले। जो पुर्जा इतनी ऊंचाई तक उड़ता हुआ गया वो टैंक का टरट है, जो टैंक के ऊपर लगा होता है। किसी भी टैंक में इस टरट के रास्ते ही सैनिक टैंक के अंदर जाते हैं और फिर इसी टरट के जरिए दुश्मन पर गोले बरसाए जाते हैं। लेकिन रूस के टैंकों का ये टरट इस बार उसके टैंकों की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, जो रूस का ही नहीं बल्कि हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का ध्यान खींच रहा है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि आखिर हमले के बाद किसी टैंक का पुर्जा 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ता हुआ कैसे जा सकता है। उससे भी बड़ी हैरानी यह है कि हर धमाके में टैंक का केवल टरट ही क्यों उड़ता हुआ दिखता है। कुछ जानकारों ने दावा यह किया है कि जब टैंक के अंदर तापमान बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता है। यह दबाव बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगता है और उस वक्त वो उस रास्ते से बाहर निकलता है जो टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। गर्मी का यही दबाव रूस के टैंकों की सबसे ऊपर वाले हिस्से पर भारी पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि ऐसे हादसे बेहद खतरनाक होते हैं जिनमें टैंक के अंदर बैठे
अपने सैनिकों के लिए खुद को बचाना लगभग नामुमकिन होता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बंगाल से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी फरीद उर्फ नीटू को कोलकाता से गिरफ्तार करने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे से केसीआर को अलग रहने के लिए कहा गया था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएमओ ने ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजे, जबकि 5 फरवरी को पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे के दौरान सीएम ऑफिस ने बताया था कि मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली में गुरुवार को इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं यूक्रेन ने दावा किया